कि कैसे पढ़ाने। अनीस माइक बंद करो। कल हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को कोई आइडिया है? जी हाँ, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था कि हमारे पास हमने सिंपल प्रोटीन्स में जितने भी हमारे पास आ रहे थे सिंपल और फंक्शनल प्रोटीन, वो हमने कवर कर लिया था, पढ़ लिया था कल। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी कि एल्बुमिन क्या है, ग्लोबुलिन क्या है, प्रोलामिन, हिस्टोन। ठीक है, उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बाद हमने उसकी फिजिको केमिकल ये क्लासिफिकेशन थी सिंपल प्रोटीन्स की। उसके बाद हमने देखा कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के साथ मिला हुआ हो तो तब वो कंजुगेटेड प्रोटीन्स बनाता है। तो इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, हमने ये भी स्टडी कर लिया। फिर ड्राइव प्रोटीन की बात करते हैं। तो आज जो है ये मेरे ख्याल में ये भी हमने कल स्टडी किया है कि दीज प्रोटीन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मैंने आपको कहा था कि जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है उसको हम डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। वो प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। तो प्राइमरी में मैंने आपको ये बताया था कि डीनेचुरेशन का एक फिनोमिना होता है जिससे आपका कंपाउंड जो है सारे के सारे बॉन्ड लूज कर देता है और वो कंपाउंड जो है इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन के अंदर हमारे पास वही कंपाउंड आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर क्या है, जो कंपाउंड है हमारे डिराइव प्रोटीन जितने भी हैं वो भी क्या है, दे ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। वो जितने भी कंपाउंड है उनको हम कंजुगेटेड प्रोटीन की जो है हाइड्रोलिसिस से जो है ऑब्टेन करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स कहलाते हैं। ये हम कल कर चुके हैं स्टडी। फंक्शनल प्रोटीन की बात करते हैं तो फंक्शनल की बेस पे हमने प्रोटीन को डिफरेंट जो है क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। कैटालिटिक प्रोटीन जिनकी एंजाइम्स जो है वो हमारे पास कैटालिटिक प्रोटीन है, आपकी बॉडी के अंदर जो है रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं और ये प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, रेगुलरिटी प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंस जो है आपकी बॉडी की ग्रोथ के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, उनमें रेगुलरिटी प्रोटीन आ जाते हैं जैसे कि हार्मोन्स हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें तो वो जो है कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन जैसे कि कैराटीन हो गया, कोलाजिन है एंड इलास्टिन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाते हैं। ट्रांसप्रोटीन जो आपकी बॉडी से जो है सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करें उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहा जाता है। जैसे कि हेमोग्लोबिन जो है आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज में जो है ऑक्सीजन लेके जाता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है कि ट्रांसफर ऑक्सीजन करता है और आपकी बॉडी में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी आपकी बॉडी से क्या करता है, बाहर की तरफ रिमूव करता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं, वो जो है आपकी मसल्स की एक्शन उसमें एक्शन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करे। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जैसे कि एक्टिन और मायोसिन हेड का आपको मैंने बताया, ये जब दोनों हेड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो तब जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जब ये दूर जाते हैं तो मसल आपके रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा। स्टोरेज प्रोटीन कौन से होते हैं, जो न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए यूज होते हैं उनको हम स्टोरेज प्रोटीन कहते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन जो है फाइब्रिलेटर उसके अंदर आ जाते हैं, और डिफेंसिव प्रोटीन्स के अंदर जो है हमारे पास एंटीबॉडीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की हैं। आगे हमने आज स्टडी करना है। 2 मिनट आप लोग वेट करें, 2 मिनट। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अब जो है हमने आज पढ़ना है, आपकी फंक्शनल भी हो गए थे, आज हमने एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि हमारे एंटीबॉडीज भी क्या है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं। और लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, डिफेंसिव प्रोटीन का आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी को इन्हांस करने में अहम रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, डिफेंसिव रोल प्ले करती है, वो क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में कोई भी आने वाले फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन के खिलाफ एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ जो है, ये क्या हो गया, ये स्लाइड्स भी मेरा ख्याल में सेव नहीं हुई। चलें बना लेते हैं स्लाइड। ठीक है, स्लाइड सेव नहीं हुई, नहीं बनाइए। ये देखें, नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है? जी मैम। आवाज सही आ रही है मेरी? जी आ रही है मैम। ठीक है, एंटीबॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी जो आपकी बुक के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये वाई शेप होते हैं। ठीक है, इनकी शेप जो है वाई की तरह होती है, और इसके 3 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, 3 सेगमेंट्स पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन। ठीक है, 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं। ठीक है, अब ये जो साइड से इसकी लगी हुई हैं, ये क्या है, ये इसकी लाइट चेन है। ठीक है, और नीचे वाली जो है इसकी ये वाली हैवी चेन है, ये ठीक हो गया। अब ये लाइट और हैवी चेन जो है, इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है, ये मिले जो हुए होते हैं, ये एस एस बॉन्ड होता है। ठीक है, सल्फाइड बॉन्डिंग होगी इनके दरमियान में, और ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे पास वेरिएबल होता है। ठीक है, ये वेरिएबल कंपाउंड है, जबकि ये चेन आपकी कांस्टेंट रहती है। और ये देखें, ये क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, तो ये क्या है, आपके प्रोटीन इन नेचर एंटीबॉडीज, और आपकी बॉडी के अंदर क्या है, डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के ऊपर। सारे की सारी स्लाइड उड़ गई है शायद। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, अच्छा, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बेस पे जो है हम कंपाउंड को जो है डिवाइड कर देते हैं 2 के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वो हम इसको डिवाइड करते हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। ठीक है, हमारे पास एक टाइप आ जाती है फाइब्रस प्रोटीन्स की, और दूसरी टाइप आ जाती है ग्लोबुलर। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन जो है थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, थ्रेड की तरह, जिस तरह धागा होता है ना, वैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं, और ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस जो है शो करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के खिलाफ, यानी कि इनकी डाइजेशन बहुत नहीं हो पाती। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारी जो है जीआईटी ट्रैक के अंदर पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ ये रेजिस्टेंट रुकावट शो करते हैं। ये फाइबर की फॉर्म में होते हैं, रेशेदार होते हैं, और वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होते, तो ये नॉन डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इनमें आपके पास आ जाती हैं कोलेजन, ठीक है, इलास्टिन, केराटिन। अब ये जो है कोलेजन जो है, ये कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पाया जाता है, मेजर प्रोटीन है। इलास्टिन जो है आपकी आर्टरीज के अंदर और अदर इलास्टिक टिश्यूज के अंदर आपकी वेसल्स को इलास्टिसिटी, लचक प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी वो जब ब्लड फ्लो करता है ना वेसल से, तो आपके ब्लड के अंदर वो इतनी लचकदार होती है कि वो अपनी शेप को सही से रिटेन कर पाती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं, रिलैक्स भी हो जाती है। तो ये इलास्टिसिटी जो है उनकी इसी इलास्टिन अमाइनो एसिड्स की वजह से होती है, प्रोटीन्स की वजह से होती है। कंपाउंड जो है, जो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है,
और कैराटिन क्या है? ये कैराटिन जो है पिगमेंट आपकी हेयर्स में होते हैं, आपके नेल्स के अंदर होते हैं। तो ये जो है कैराटिन आपकी हेयर कलर जो है वो तो मेलानिन की वजह से होता है, लेकिन कैरेटिनाइजेशन की वजह से आपके हेयर और नेल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो कैराटिन मेथियोनिन अमाइनो एसिड का बहुत अहम रोल है। अब इसके अंदर जो आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं वो कौन सी हैं? ये हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ये थ्रेड लाइक होता है, रेशेदार होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उनके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है। हेल्प नहीं हो सकता आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। एग्जांपल आपको दी कैराटीन की, इलास्टीन की और कोलाजन, ठीक है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं? ये नाम से जाहिर है ये राउंडेड इन शेप होते हैं, ये गोल होते हैं, स्फेरिकल शेप के अंदर होते हैं, और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास है हेमोग्लोबिन एंड मोस्ट ऑफ द अदर एंजाइम, ये क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और हमें पता है कि हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये राउंड इन शेप होते हैं, राउंडेड इन शेप, ठीक है। और हमारे पास जो है सबसे बड़ी इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास आ जाती हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती है? हेमोग्लोबिन की एग्जाम्पल आ जाती है। और हेमोग्लोबिन जो है ये क्या है? आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारे पास जो थी कंपाउंड की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, इसमें कोई मुश्किल है? ये आसान है, ठीक है। ये हो गई कंपाउंड की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं दूसरी स्लाइड के ऊपर जो हमारे पास होगी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे हमने जो है सारे प्रोटीन्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट जो है क्लासेस के अंदर। पहले प्राइमरी आ गए, फिर सेकेंडरी आएंगे, फिर टर्शरी आएंगे, और फिर क्वार्टरनरी कंपाउंड आएंगे, ठीक है। जब एक एक की डेफिनेशन को मैं स्टडी करूंगी आपको समझ आ जाएगी कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्शरी कौन से होते हैं, और क्वार्टरनरी कौन से होते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाए ना, हम कहते हैं पहले सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बहुत सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है एक पूरे ऑर्गेनिज्म उससे डेवलप होता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बेसिक से स्टार्ट होता है। पहले हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर आएगा, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा, फिर टर्शरी आएगा, और फिर जो है हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन प्रोटीन का आएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑन देयर लेवल ऑफ, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले पहले आ जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है बताएं शाबाश, सेकेंडरी, तीसरा यूनिटी। अल्फा हेलिक्स। ये वाला अच्छा वो तो इसमें है शायद। टाइप आ रही है, ठीक है। अब हाँ स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करें तो प्राइमरी जो है इसमें आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं ना वो लीनियर सीक्वेंस में होंगे, बिल्कुल ही ऐसे सीधे स्ट्रेट पड़े हुए होंगे, उनका लीनियर सीक्वेंस होगा, लीनियर कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। और उनके दरमियान में जो अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है।
और ये हमेशा फिक्स्ड ही रहते हैं, इसी तरह लीनियर सीक्वेंस के अंदर ये फिक्स रहते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट अमाइनो एसिड्स आर फिक्स्ड इन इट्स ओन पोजीशन, ठीक है, अपनी पोजीशन बना लेते हैं, अपनी पोजीशन में अमाइनो एसिड्स जो है वो उसके अंदर प्रोटीन के अंदर जो है वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, अपनी पोजीशन रिटेन रखते हैं। अगर स्लाइड चेंज आ जाता है, अगर थोड़ा सा भी इन अमाइनो एसिड्स के अंदर चेंज आ जाता है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर भी या फंक्शन के अंदर भी, ये जो प्राइमरी हमारे पास अमाइनो एसिड्स पड़े, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करती है, ठीक है। तो डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर इससे जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो हमेशा जो अगर इनका लीनियर स्ट्रक्चर है तो लीनियर ही रहना चाहिए, थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा तो क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे सिकल सेल अनीमिया है, अनीमिया होगा, अनीमिया क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है और सेल की शेप क्या होती है, सिकल द्रांति की तरह हो जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो ये किस वजह से सिकल सेल अनीमिया होता है, जब आपका जो लीनियर सीक्वेंस है ना प्राइमरी अमाइनो एसिड्स का वो चेंज हो जाए, उसके अंदर कोई अल्टरेशन आ जाए, और अल्टरेशन ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है, यानी कि आपके पेरेंट्स से जिस तरह होता है कि बच्चों में ट्रांसमिट होता है, तो वैसे डिसऑर्डर है, तो उससे सिकल सेल अनीमिया जो है वो भी ट्रेवल करता है जनरेशन के अंदर, कि एक जनरेशन को था तो वो दूसरी के अंदर जाएगा, तीसरी के अंदर, क्योंकि उनके अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस थे वो डिस्ट्रक्ट थे, ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर जो है लीनियर आपके अमाइनो एसिड क्या होंगे, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं। साइड बॉन्ड से क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। हो गया, इसकी समझ आ गई है ना, प्राइमरी लीनियर सीक्वेंस होगा, ये आपने हाईलाइट कर लेना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको हाईलाइट करते हैं। अच्छा, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये किस तरह होता है, इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है ना, मैंने आपको बताया था पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, क्या होती है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिलके जो है चेन बनाते हैं लंबी, पॉलीपेप्टाइड चेन उसको कहा जाता है, कि इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ने पेप्टाइड लिंकेज से मिलके जो है वो अटैच है एक दूसरे के साथ, तो वो जो चेन हमारे पास बनेगी वो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं ये फोल्डिंग और कॉइलिंग होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, फोल्डेड होते हैं, ठीक है, वो तो स्ट्रेट थे ना, अब ये फोल्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर, इनका जो सीक्वेंस होगा वो एक दूसरे पर फोल्ड होगा, इस वजह से उनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। और इस तरह के हमारे पास फिर दो टाइप के जो है अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होता है और एक बीटा शीट आ जाती है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, फोल्डिंग और कॉइलिंग ऑफ, फोल्डिंग और कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फोल्डेड या आपके पास कॉइलिंग, जैसे कॉइल नहीं होती, ठीक है, कॉइल जो एक ऊपर लिपटी हुई होती है, ठीक है, उसी तरह ये फिर दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक जो होगी वो होती है नंबर 1, आपके पास होगी, इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे अल्फा स्ट्रक्चर, ये ठीक है, एक हमारे पास हो गई अल्फा हेलिक्स, ठीक है, दूसरी आ जाएगी बीटा, ठीक है, बीटा शीट। अब ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा दो के अंदर डिवाइड हो रहा है, एक बीटा शीट है और एक जो है क्या है, अल्फा शीट है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या काम है, बीटा और अल्फा शीट का, ये इनको पहले शार्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्फा हेलिक्स जो है ये अल्फा हेलिक्स जो है इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो है पेप्टाइड चेन वो क्या होंगी,
वो टाइटली कॉइल होती हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, वो हमारे पास जो है दो जो है हमारे पास हेलिक्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिपटे हुए होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, उसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जबकि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये अल्फा हेलिक्स है। इसमें क्या होगा कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें पेप्टाइड चेन जो होते हैं टाइटली कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होती है, वो बॉन्डिंग जो होती है वो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये ठीक है, ये यू कुछ इस तरह, ठीक है। ये इस तरह जो है, ये यू ट्विस्टेड जो है इस तरह, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिकल, इसके दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी जिसने स्ट्रक्चर को रिटेन रखा हुआ है, वो बॉन्डिंग क्या कहलाती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ अल्फा हेलिक्स की तो समझ आ गई ना कि हमारे पास एक ही चेन होती है, जबकि आपके पास जो डीएनए होता है ना वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो यू, ठीक है। ये यू एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होंगे, ठीक है, तो इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जबकि आपके पास अल्फा हेलिक्स जो है ये रॉड शेप होंगे, ये यूं इस तरह पड़े हुए होंगे इस मैनर में, ठीक है, ये इस तरह होंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। बीटा पे जाते हैं तो बीटा जो है वो बीटा स्ट्रैंड से मिलके बने हुए होंगे, और इसके अंदर क्या होता है 7 से 8 जो है अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। बीटा स्ट्रैंड के अंदर क्या होते हैं, 7 से 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक हो गया। 7 से 8 अमाइनो एसिड से मिलके ये स्ट्रैंड बना हुआ होता है, और ये जो है इसके दरमियान में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम बीटा शीट कहते हैं या बीटा स्ट्रैंड कहते हैं। ये 7 से 8 अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ होगा, दरमियान में बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसके दरमियान में भी क्या होती है, बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और दोनों बेसिकली क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, इनमें ये फोल्डिंग में भी पाए जाते हैं, और कॉइलिंग जो है इनका स्ट्रक्चर भी पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है। तो ये हमारे पास आ गए। अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शरी होगा, ये 3 डायमेंशनल होता है, नाम से जाहिर है टर्शरी, तो इसका मतलब है 3 डायमेंशन इसकी होती हैं। फोल्डेड भी होगा, और बियोलॉजिकली एक्टिव कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज रेफर्ड है। जो हमारे पास बियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में जो कंपाउंड पाया जाता है वो हमारे पास क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर ही होते हैं, ठीक है। कॉमन फोर्स इनके दरमियान में जो होती है, जो स्ट्रक्चर को होल्ड रखती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, साल्ट ब्रिज है, ठीक है। साल्ट ब्रिज हम कहते हैं कि नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होती है दो आयनाइज साइट के अंदर, ठीक है। नॉन कोवेलेंट जो इनके अंदर क्या होगी, बॉन्डिंग होगी दो आयनाइज साइट के दरमियान में, उसको साल्ट ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होगी वो हाइड्रोफोबिक लिंकेज होगी इनके दरमियान में, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और बियोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है हमारे पास जो है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, साल्ट ब्रिज है, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, तो जो हमारे पास क्वाटरनरी कंपाउंड होते हैं, इसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड होंगे या उसके सब यूनिट अटैच होंगे, और ये जो होते हैं एक दूसरे के साथ दे कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर थ्रू नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है ना क्वाटरनरी के दरमियान, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। और टर्शरी में हमने कहा है कि नॉन कोवेलेंट भी हो सकती है, साल्ट ब्रिज भी हो सकती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा या बॉन्डिंग होगी इफ द सब यूनिट आर आइडेंटिकल, अगर सारे के सारे हमारे पास अमाइनो एसिड्स एक जैसे हैं, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर मेथियोनीन 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 से मिलकर बना हुआ है, लाइसिन 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 से मिलकर बना हुआ है, तो कंपाउंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा होमोजीनस। होमो मीन सेम, ठीक है, एक जैसा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जिनकी सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं। जबकि अगर डिसिमिलर होगा, अगर जो है इनके दरमियान में कोई जो है सिमिलैरिटी नहीं होगा, एक मिथियोनिन होगा, एक लाइसिन होगा, एक आर्जिनिन होगा, एक ग्लूटामीन होगा, इस तरह के अगर जो अटैच होंगे तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनस, ठीक है। डिफरेंट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट कंपाउंड अटैच होंगे। जिस तरह एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, फॉर एग्जांपल
है। हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था ना कि इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन है, आइसोलेट ऑफ लंगरहन के अंदर अल्फा और बीटा सेल से रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब इंसुलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इंसुलिन के अंदर दो चेन होती हैं, एक ए होती है और एक बी होती है, और दोनों चेन एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, तो ये हमारे पास हेट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, समझ आ रही है ना। अगर उनकी चेन जैसे हेमोग्लोबिन है हमारे पास, उसके अंदर दो चेन होती हैं, दो अल्फा होती हैं और दो बीटा चेन होती हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, अच्छा पॉलीमर जो है इसमें डायमर होगा, ठीक है, डायमर पॉलीमर होगा, ट्राइमर भी हो सकता है, टेट्रामर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डायमर क्या होते हैं, दो मोनोमर्स, मोनोमर कहते हैं मोनोमर जो हमारे पास सिंपल जो चेन होती है, मोनोमर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलके डाई कंपाउंड बनाता है, उसको हम कहते हैं डाइमर। अगर तीन मोनोमर मिलके बनाएंगे तो ट्राइमर होगा, चार मोनोमर मिलके बनाएंगे तो वो क्या होगा, टेट्रामर होगा। तो ये हमारे पास जो चेन है हेमोग्लोबिन की, इसी तरह ये भी दो अल्फा और दो बीटा चेन से मिलकर बनी हुई है, तो ये भी हमारे पास हेट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब इंसुलिन की हमने बात की, अल्फा एंड बीटा चेन, ठीक है, जो कि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो दे हैव हेट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल्स को हाईलाइट कर दें, हेमोग्लोबिन की और इंसुलिन की, पूछते हैं कि इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, तो फौरन आपने प्राइमरी लिखा हुआ होगा, सेकेंडरी आपने क्वाटरनरी पे टिक लगाना है। ये एमसीक्यूज बार बार आपके पेपर में रिपीट होता है। तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, हेट्रोजीनस कंपाउंड है ये, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्वाटरनरी है, ठीक है, हेट्रो। इसके अंदर भी ये मेरे कान में गलती हो गई है, ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक, जी मैम। ठीक है। बस जी मैम। आज चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़े से सिग्निफिकेंस रह गए हैं, तो आज ये भी खत्म कर लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर जल्दी नहीं गया, 2 दिन में एंड हो गया, 2-3 दिन में, ऐसे है ना। जी मैम। अच्छा, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है, पेपर में अक्सर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाते हैं कि प्रोटीन की क्लिनिकली क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहली जो है हमने कह दिया कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें जो है 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ, हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा सोर्स है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हो गया पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या होगा, एंजाइम जो है प्रोटीन इन नेचर है, हमने पढ़ा है, हमने एंजाइम्स का पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया है। तो ये जो है आपकी बॉडी के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं या कैटालाइज करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना हो तो क्या होगा, विदाउट एंजाइम लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा है ना कि एंजाइम्स ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही ना हो। तो एंजाइम जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, और एंजाइम जो है वो किससे मिलके बने हुए हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, और बॉडी की कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ आ गई है ना आपको। जी। प्रोटीन इज द मेन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटीन जो है, अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन अब क्या है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी जीआईटी की लाइनिंग में पड़ी हुई है सेल मेम्ब्रेन। अब उसकी कंपोजिशन को अगर देखें, डिफरेंट सेल्स के अंदर, अब हमारी बॉडी के अंदर बेसिक यूनिट है सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखा जाए तो वो क्या है, वो प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, उसके अंदर प्रोटीन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, फास्फोलिपिड्स भी हैं,
तो ये सारे मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो प्रोटीन जो है इट प्ले इंटेग्रल रोल, बहुत अहम रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रोटीन जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन की जो है इंटेग्रिटी वो जो है कम हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं ये इंटेग्रल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, अब जो है दूसरा है क्या होगा, प्रोटीन जब डीएनए के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, डीएनए के साथ कंबाइन होकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो है ये किसके तौर पे न्यूक्लियो प्रोटीन काम करते हैं कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है कैरियर के तौर पे काम करते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से जो होगी ऑफस्प्रिंग में जो है कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, इनकी कंपोजिशन में भी प्रोटीन जो है यूज होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है क्या होते हैं, सर्व एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का होता है। और न्यूक्लियो प्रोटीन्स की जो कंपोजिशन में है प्रोटीन बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो ये भी बहुत बड़ी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है प्रोटीन की। दूसरी बात पे आते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेजर बफर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है, बफर, हमारी बॉडी के बफर सिस्टम को मेंटेन करने में हेमोग्लोबिन का बहुत अहम रोल है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। हम विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, हम विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रह सकते हैं, बताएं, नहीं रह सकते ना। तो वो ऑक्सीजन कौन ट्रांसमिट कर रहा है, इन हेमोग्लोबिन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, और हेमोग्लोबिन हमें पता है प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रोटीन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। उसके बाद आ जाते हैं रिसेप्टर्स के ऊपर। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है सेल सरफेसेस के ऊपर पड़े हुए हैं। अब ये जो है क्या होता है, डिफरेंट स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, और फिर जो है अफेक्टर के थ्रू जो है रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो जितने भी रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं और डिफरेंट एक्शंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये रिसेप्टर भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, और विच कैन रिसीव स्टिमुलस, जो कि मैसेजेस रिसीव करते हैं, बाहर से आने वाले मैसेज को रिसीव करते हैं और उसके मुताबिक जो है एक्शन को प्रोड्यूस करने में अहम रोल प्ले करते हैं, और ये भी प्रोटीन इन नेचर है। उसके बाद हमने पढ़ा एंटीबॉडीज का, पढ़ा ना। ठीक है, एंटीबॉडीज मैंने आपको क्या बताया, प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। और हमारे जो क्या है एंटीबॉडी जो है हमारी बॉडी में डिफेंसिव रोल प्ले करती है। हमारी इम्यूनिटी में बहुत क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एजेंट या कोई भी सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी में अननोन इंटर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो फौरन से एक्टिव हो जाती है और उसको किल करने की कोशिश करती है और फिर उसको आपकी बॉडी से इराडिकेट कर देती है। तो ये क्या है, हमारी एंटीबॉडीज हैं, और ये भी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा एक्टिन और मायोसिन के बारे में। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन ये भी दोनों प्रोटीन हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत, मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो है, ठीक है, जब स्केलेटल मसल्स की आप कंपोजिशन पढ़ेंगे ना, आप यहाँ तो नहीं है, फिजियोलॉजी में शायद हो, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एक्टिन और मायोसिन का क्या रोल होता है, तो आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, ये भी प्रोटीन इन नेचर होता है, और इसका काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को थिक करता है ये। ठीक है, और ये भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। तो ये भी बहुत बड़ा है, प्रोटीन का एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन, हमारे जो पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन में भी प्रोटीन इन्वॉल्व है। एंजाइम जो है वो तो 95% 95 to 96% प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। हमारी सेल सरफेसेस पे जो मैसेजेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद उसके लिए एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो रिसेप्टर्स वो भी प्रोटीन इन नेचर है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी प्रोटीन इन नेचर है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मसल्स की हो रही है वो भी एक्टिन मायोसिन हेड की वजह से हो रही है, वो भी प्रोटीन इन नेचर है। ब्लड के अंदर जो है एक जो है हमारे पास जो एक ऐसा जो है फैक्टर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है,
और ये आपके ब्लड को जो है थिक होने में हेल्प करता है। तो ये भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर। तो ये आज हमारे पास प्रोटीन का जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कोई मसला है तो बताएं, शाबाश। कोई मसला, कोई इशू है आपको? नो मैम। ठीक है, हमारे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं ये देख लेते हैं। हमने जो है हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए हैं, लिपिड्स पढ़ लिए हैं, प्रोटीन्स पढ़ लिए हैं, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशन ये भी पढ़ लिए हैं। तो हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो बाकी रिमेनिंग आपके जो चैप्टर हैं वो हैं एक दो चार चैप्टर रहते हैं हमारे। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। इतना कोर्स नहीं रहता आपका बायोकेमिस्ट्री का, साथ साथ पढ़ा करें। मैं हम कोर्स कंप्लीट भी करा ले, जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे आप लोग का पेपर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो साथ साथ किया करें। चैप्टर कंप्लीट कर ले, फिर प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है वो पता चल जाएगा कि पेपर किस नौइयत का आता है। अभी इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कल न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक हो गया।